हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं प्रीति श्रीवास्तव। आज आप कक्षा 11 और BA फर्स्ट ईयर दोनों के सिलेबस में एक टॉपिक है लाल ग्रंथियाँ, जो कि हमारे गृह विज्ञान विषय के अंतर्गत आती हैं। गृह विज्ञान विषय के अंतर्गत हम आपसे इस बारे में चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे। तो पिछली वीडियो में भी आपने देखा कि हमने लाल ग्रंथियों के बारे में पढ़ा है। ये लाल ग्रंथियाँ जो कि हमारे पाचन तंत्र है उसके अंतर्गत आती है। ये हमारे भोजन को पचाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो जो लाल ग्रंथियाँ होती हैं ये हमारे मुख में होती हैं। मुख में दोनों तरफ तीन होती हैं, दोनों तीन होती हैं, अर्थात 6 पाई जाती हैं। जब मुख में भोजन आता है और दांतों के द्वारा चबाया जाता है तो मुख में लार जो है वो बहुत अधिक मात्रा में बनने लगता है, जो कि ये भोजन को आगे सरकने योग्य बनाता है। ये जो लार होती है, स्लाइवा होती है, जिसको हम इंग्लिश में स्लाइवा कहते हैं। ये लार जो है गाढ़ी होती है, चिपचिपी होती है और पनीली पानी जैसी। इसमें एक प्रकार का एंजाइम पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं टाइलिन नामक एंजाइम होता है। ये जो है हमारे भोजन को पचाने में बहुत ही सहायक होता है। वैसे तो हमारे मुख में लार जो होता है वो हमेशा बना रहता है या हमेशा रहता है, जो कि हमारे मुख को गीला किया जाता है। इसी लार की वजह से ही ऐसा होता है कि हमारा मुख हमेशा गीला रहता है, सूखता नहीं। लेकिन जब हम भोजन को खूब चबा कर खाते हैं, मुख में भोजन आता है और वो चबा कर खूब खाया जाता है तो लार जो है अधिक मात्रा में बनता है। इस प्रकार से हमारे मुख में दोनों तीन लाल ग्रंथियाँ पाई जाती है, अर्थात 6 लाल ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। या अगर जोड़े में कहते हैं तो 3 जोड़ी लाल ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। और वो 3 लाल ग्रंथियाँ कौन सी होती हैं? आपकी पहली आपकी कर्णपूर ग्रंथियाँ, ये हमारे कान के पीछे पाई जाती हैं। दूसरी आपकी होती हैं जीवा ग्रंथियाँ, ये हमारे मुख में जीभ के नीचे दोनों बाएं दाएं दोनों तरफ पाई जाती हैं, जीभ के नीचे पाई जाती हैं। और तीसरी होती हैं अधोहवीय ग्रंथियाँ। ये जो तीसरी ग्रंथियाँ होती हैं अधोहवीय ग्रंथियाँ होती हैं, ये जो है हमारे मुख में जबड़ों के नीचे पाई जाती हैं। संख्या में 2 होती हैं, सभी संख्या में 2 होती हैं। तो ये जो ग्रंथियाँ ऐसी होती हैं जो कि बहुत ही अधिक मात्रा में लार स्रावित करती हैं। सबसे अधिक जो लार का स्राव होता है, अर्थात लार निकलता है, वो हमारे अधोहवीय ग्रंथियों से निकलता है। तो इस अधोजीवा या इसको हम जीवाधर ग्रंथियाँ भी कहते हैं। कहीं पर इसका नाम होता है जीवाधर ग्रंथियाँ। ये जो है क्योंकि जीभ के नीचे पाई जाती है, इस प्रकार से हमारे मुख में ये ग्रंथियाँ, तीनों ग्रंथियाँ 2 की संख्या में अर्थात 6 पाई जाती हैं। और ये हमारे मुख में लार बनाने का कार्य करती हैं, जिससे कि भोजन पचने योग्य हो जाए और आगे सरकने योग्य। ये लाल ग्रंथियाँ जो होती हैं, जब हम भोजन को बहुत अधिक मात्रा में या जब बहुत भोजन को चबा कर खाते हैं तो लार जो है अधिक मात्रा में बनता है। लेकिन जो 6 माह से कम आयु का जो बच्चा होता है उनमें लार जो है बहुत कम निकलता है, क्योंकि उनके मुख में जो ये लार
लार ग्रंथियां जो है वो उतनी एक्टिव नहीं होती। इसलिए बच्चों को जो है ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट वाला भोजन, जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा पाए जाते हैं, ऐसे खाद्य पदार्थों को नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनके मुख में लार बनेगा नहीं। और ये लार जो होते हैं जिसमें जो एंजाइम पाया जाता है, ये कार्बोहाइड्रेट के पाचन में बहुत ही सहायक होते हैं। तो क्योंकि बच्चों में लार कम पाया जाता है, इसलिए उनको अधिक कार्बोहाइड्रेट वाला खाद्य पदार्थ या पेय पदार्थ नहीं दिया जाता। 6 मंथ के बाद या 6 माह के बाद आप धीरे धीरे दे सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे फिर लार बनना शुरू होगा। और आप भी जानते हैं कि 6 महीने बाद ही धीरे धीरे उनके दांत भी आने शुरू होते हैं, तो दूध के दांत। तो इस तरीके से जो हमारे मुख में ये लार ग्रंथियां पाई जाती हैं जो कि लार का स्राव करती हैं। और इन लार में जो स्नायु होते हैं, ये ग्रंथियां जो है स्नायु तंतुओं द्वारा ये मस्तिष्क से जुड़ी रहती है। स्नायु तंतुओं द्वारा ये मस्तिष्क से जुड़ी रहती है, जिससे कि जो संवेदना होती है उसको पहुंचाने का कार्य मस्तिष्क में होता रहता है। इसीलिए आप देखते होंगे कभी कभी अगर हम खाद्य पदार्थ ना भी मुख में ग्रहण करें, तब भी हमारे मुख में लार आ जाता है। जैसे कोई आपकी बहुत मनपसंद चीज आपने देख लिया, और ये क्योंकि मस्तिष्क के जब ये स्नायु तंतु होते हैं वो मस्तिष्क से जुड़े होते हैं लार ग्रंथियों, तो उनकी उत्तेजना, जैसे आप जिस चीज़ के लिए ज़्यादा लाभान्वित होते हैं तो मुख में लार आ जाता है। तो जब आपकी मनपसंद की चीज़ आपको दिखती है, या कोई बहुत खट्टी चीज़ या मीठी चीज़, अच्छी चीज़ दिखती है, तो अपने आप ही आपके मुख में लार उत्पन्न हो जाती है। वो इन्हीं के कारण होता है, क्योंकि जब आपका मस्तिष्क उत्तेजित हो जाता है, मस्तिष्क उत्तेजना पैदा करता है, तो उससे जुड़ी जो स्नायु तंतु होते हैं वो क्या करते हैं, लार ग्रंथियों को भी उत्तेजित कर देते हैं, जिससे कि लार उत्पन्न होने लगता है, अर्थात लार का स्राव होने लगता है। तो ये हमारे मुख में जो है और लार ग्रंथियां जो है स्नायु तंतुओं से मस्तिष्क से जुड़ी रहती है, जिससे कि हम अगर भोजन को खाते भी नहीं, बहुत लोग कहते हैं कि देखो ये चीज़ अगर नाम लेते हैं तो कहेंगे देखो आपके मुख में लार बनने लगा या लार टपकने लगा। तो इसीलिए कहते हैं क्योंकि जब आपके मस्तिष्क में उत्तेजना उत्पन्न होती है, तो उसी की वजह से ही, ये स्नायु तंतुओं की वजह से क्या होता है कि आपकी लार ग्रंथियां भी उत्तेजित हो उठती हैं, जिससे कि लार स्रावित होने लगता है। और आपके जो ये भोजन जो होते हैं, ये लार ग्रंथियां में जो टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन, ये हमारे भोज्य पदार्थ के जो श्वेत सार पदार्थ अर्थात जो स्टार्च वाले पदार्थ होते हैं, उनको ये क्या करते हैं, डेक्स्ट्राइन में बदल देते हैं। और जो हमारे ग्लूकोज होते हैं, इसी टाइलिन एंजाइम से ही, क्योंकि जब ये स्टार्च होते हैं, श्वेत सार पदार्थ होते हैं, श्वेत सार पदार्थ वे जो है अधिक पाचनशील नहीं होते, तो यही टाइलिन जो एंजाइम पाया जाता है, इसको जब इसमें परिवर्तित कर देता है तो उसका पाचन आसानी से होता है। तो जो हमारे मुख में जो खाद्य पदार्थों में हम माल्टोज लेते हैं, माल्टोज ये लिया जाता है जो कि आपके प्रोटीन का ही एक प्रकार का अंग होता है। इस माल्टोज को ये अंगूरी शक्कर में परिवर्तित कर देता है, अंगूरी शक्कर में परिवर्तित कर देता है, जिससे कि इसका जो पाचन होता है, क्योंकि अभी हमने बताया कि टाइलिन लार से ही क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। तो ये दोनों ही आप जानते होंगे, जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये दो रूप होते हैं, एक होता है आपका श्वेत सार पदार्थ जिसको हम स्टार्च के रूप में जानते हैं, और दूसरा होता है शक्कर या शर्करा। तो ये जो टाइलिन होते हैं, इसी श्वेत सार पदार्थ को, जितने भी स्टार्च वाले पदार्थ होते हैं उनको क्या कर देता है, डेक्स्ट्राइन में बदल देता है, और जितने भी शर्करा वाले पदार्थ होते हैं अर्थात
जो मीठे फल होते हैं, मीठे खाद्य पदार्थ होते हैं, उनको ये थोड़े खट्टे करके अंकुरी शक्कर इसलिए कहा गया, अंकुरी शक्कर में परिवर्तित कर देते हैं, तो जिससे कि उसका पाचन आसानी से हो जाता है। इसलिए जो हमारे पाचन तंत्र में इस लार ग्रंथियों का विशेष महत्व होता है, क्योंकि लार ग्रंथियों में पाया जाने वाला जो टार्मिन एंजाइम होता है वो हमारे कार्बोहाइड्रेट का सुगमता से पाचन कर देता है। अब इसके बाद जो आपका अगला पाचक अंग होता है वो होता है आपका ग्रसनी। अगला पाचक ग्रंथ है आपका पाचन तंत्र का अंग जो है आपका वो होता है ग्रसनी। ग्रसनी के बारे में हम चर्चा करते हैं। ग्रहण करते हैं तो पहले हमारे मुख में जाता है, और मुख में जो क्रिया होती है उसके बारे में हमने आपको बताया कि सबसे पहले मुख में जब जाता है तो होठों के द्वारा बंद कर दिया जाता है, जिससे कि बाहर के जो बैक्टीरिया है या धूल मिट्टी के कण है वो अंदर प्रवेश नहीं कर पाते हैं। और ये हमारे होठ ऐसे श्लेष्मा से या ऐसे परत से बने होते हैं कि ये जो बैक्टीरिया या हानिकारक पदार्थ होते हैं जो आपके खाने योग्य नहीं होते वो उनको धकेल कर बाहर कर ही देता है। तो इस तरीके से भोजन जाता है, फिर दांतों के द्वारा चबाया जाता है, जीभ इसको इधर उधर करती है, कभी इस बदल ले जाती है, कभी उस, और जीभ में रसांकुर पाए जाते हैं जो कि हमारे मीठे, कड़वे, खट्टे, नमकीन इन सबके स्वाद का ज्ञान कराती है, क्योंकि इनकी जो तंत्रिकाएं होती हैं वो हमारे मस्तिष्क से जुड़ी होती है। इसलिए हमारे मस्तिष्क तक आदेश जाता है, सूचना पहुंचता है कि हमने जो खाद्य पदार्थ लिया वो किस स्वाद का, खट्टा है, नमकीन है, कड़वा है, कैसा है। और लार ग्रंथियों से भोजन का पाचन होता है। जो हम भोज्य पदार्थ लेते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट का पहले पाचन। अब इसके बाद जैसे ही मुख से आगे सरकता है तो एक कीप के आकार का जो भाग होता है वो होता है हमारा ग्रसनी। ग्रसनी जो होता है वो मुख गुहा के एकदम पीछे, मुख गुहा के एकदम पीछे एक कीप के आकार का, इस तरीके से आपके कीप के आकार का ये ग्रसनी होता है। और यहीं से जो है ग्रास नली या भोजन नली जब हमारे गले से मुख गुहा में जाता है, मुख गुहा से जब पिछले वाले स्थान पर जहाँ से मुख गुहा खत्म होती है फिर वहीं से आपका ग्रसनी तैयार होता है, ग्रसनी शुरू होता है। और यही ग्रसनी जो होता है यहीं से ग्रास नली और भोजन नली, ग्रास नली और भोजन नली दोनों ही प्रारंभ, दोनों ही आपके अंग प्रारंभ होते हैं या इनकी शुरुआत होती है। और एक प्रकार से जो ग्रसनी होता है वो भोजन नली का मुख ही होता है या आरंभिक भाग ही होता है, क्योंकि जब इसके आगे जाते हैं जैसे ही ग्रसनी में भोजन आता है, ग्रसनी से सीधे वो ग्रास नली में और भोजन नली में प्रवेश कर जाता है। और भोजन जो है मुख में भली भांति, क्योंकि चबाए हुआ पीसे जाने के बाद वो दांतों के द्वारा चबाया जाता है, पीसा जाता है और लार क्या करती है उसको हम गला देते हैं। इसके बाद जो है वो ग्रसनी में धकेल दिया जाता है। जब ग्रसनी आता है तो ग्रसनी से धीरे धीरे वो भोजन नली और आपके ग्रास नली में वो प्रवेश करता है। और ये जो ग्रसनी होती है, ग्रसनी हमारी कीप श्वास नली के ऊपर, श्वास नलिका के ऊपरी भाग में खुलती है। जो हमारी श्वास नली होती है इसी के नीचे ही, ग्रसनी के नीचे ही हमारी श्वास नली होती है, उसी के श्वास नली के ऊपर ही ग्रसनी का जो है द्वार होता है वो खुलता है। आप जानते हैं श्वास नली की कैसे आ गई, क्योंकि देखिए जब हमारा भोजन आगे से सरकता है, इसीलिए आप देखते होंगे कभी कभी आपको खाते समय ढसका लग जाता है, या लोग आपसे कहते हैं कि भोजन करते समय हमें क्या करना चाहिए, बात नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम बात करते हैं तो उनको सांस लेने की जरूरत पड़ती है, सांस लिया जाता है और श्वास नली जब खुलती है तो क्या होता है, यही भोजन नली जो है वो बंद हो जाती है। या जैसे हमारे
बढ़ जाता है, फिर सांस नली का ढक्कन खुल जाता है। क्योंकि सांस लेने की जो प्रक्रिया होती है वो निरंतर चलती रहती है, निरंतर चलती रहती है। जैसे हम लगभग 1 मिनट में लगभग 15 से 18 बार सांस लेते हैं। जितनी बार सांस लेते हैं उतनी बार छोड़ते भी। तो ये क्रिया जो निरंतर होती है, कभी रुकती नहीं है। तो इस तरीके से ये ढक्कन भी जो होता है खुलता और बंद होता है। ये बंद कब हो जाता है? जब इसके ऊपर से भोजन या कोई खाद्य पदार्थ वो सरकता है या पहुंचता है, अपने आप ही ढक्कन बन जाता है, जिससे उसके कण सांस नली में ना। अगर ये खुला जाता है तो अगर भोज्य पदार्थ के कुछ भी कण उसमें प्रवेश कर जाते हैं तभी आपको ठसका लगता है, जिससे कि झटके के साथ जब ठसका लगता है तो झटके के साथ सांस नली से वो कण बाहर आ जाता है, फिर आपको रिलीफ या आराम महसूस होता है। तो इस तरीके से श्वास नली इस ग्रसनी में ठीक जीभ के नीचे श्वास नली का ऊपरी भाग भी खुलता है, या श्वास नली का जो ऊपरी भाग होता है वो जीभ के नीचे इसी ग्रसनी में ही आकर खुलता है, जिसके बारे में भी चर्चा है। अब ग्रसनी के बाद हमारा जो दूसरा अंग आता है, अगला अंग होता है, वो होता है ग्रास नली। ग्रास नली, ग्रास नली को भोजन नली या अन्न प्रणाली भी कहते हैं। भोजन नली या अन्न प्रणाली भी कहते हैं। क्योंकि भोजन ग्रसनी के बाद इसी भोजन नली या आपके ग्रास नली या अन्न प्रणाली में ही आके सरकता है या आता है। यह जो है लगभग 40 सेंटीमीटर या लगभग 40 सेंटीमीटर लंबी होती है। आपकी जो ग्रास नली होती है, भोजन नली, वो 40 सेंटीमीटर लंबी होती है तथा श्वास नली के पीछे होती है। श्वास नली के पीछे होती है और ये जाके श्वास नली से पीछे होते हुए ये जाके आमाशय में पहुंचती है। आमाशय में जाके पहुंचती है। ये जितने भी हमारे पाचक अंग होते हैं वो एक दूसरे से इसी तरीके से जुड़े रहते हैं, जो कि भोजन मुख से होते हुए ये हमारे जितने भी आहार नाल हैं, आपके चाहे आपके पाचक अंग है, जो हमने बताया कि आपका मुख हो गया, मुख के बाद आपकी जो ग्रसनी हो गई, ग्रसनी के बाद ग्रास नली, फिर आपका आमाशय आता है, आमाशय के बाद आपका छोटी आंत आता है, बड़ी आंत है। ये सारे जो हैं सब एक दूसरे से इसी प्रकार से जुड़े रहते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते रहते हैं। तो हमारी जो भोजन नली है वो भी हमारी श्वास नली के पीछे होती हुई कहाँ आती है? आमाशय में आकर मिलती है या आमाशय में खुलती है। और भोजन हमारा इन्हीं भोजन नली से होते हुए आमाशय में पहुंचता है। जो ग्रास नली होती है वो मांसपेशियों की बनी होती है, इसमें कोई भी अस्थि या उपास्थि नहीं होता है। जो भोजन नली होती है ये मांसपेशियों से बनी होती है। मांसपेशियां होती है अर्थात ये मांस से ही बना होता है। इसमें अस्थियां, हड्डियां नहीं होती हैं। उपास्थि, ये भी अस्थियों का ही एक अंग होता है, क्योंकि अस्थियां क्योंकि कठोर होती हैं, उपास्थि बहुत लचीली होती है। ये जो है कार्टिलेज से बनी होती है। तो इस तरीके से जो हमारी ग्रास नली या जो भोजन नली है ये हमारी मांसपेशियों से बनी होती है। इसमें अस्थियां या उपास्थियां जो है वो नहीं पाई जाती है। ये आपका भोजन नली जो होता है ये सबसे बहुत ही पतला भाग होता है, बहुत ही सकरा भाग होता है। इसके जो रास्ते होते हैं बहुत ही सकरे होते हैं, क्योंकि लंबाई में तो 40 सेंटीमीटर होती है, बहुत ही पतली होती है। और ये ग्रास नली वो आपकी मांसपेशियों की 3 तहों से मिलकर बनी होती है। इसमें 3 परतें पाई जाती हैं। मांसपेशियों की दीवार होती है
भोजन नली की इसमें 3 परतें पाई जाती हैं, जिसमें से आपके जो ग्रंथियाँ होती हैं, आपके पाचन रस होते हैं, वो निकलते रहते हैं। और ये जो है बाहरी जो परत हमारी होती है बहुत मोटी होती है, बाहरी परत मोटी होती है और अपेक्षाकृत मोटी और गोल भी होती है। ये छल्ले नुमा होती है, जिस तरीके से छल्ला आप देखते हैं गोल गोल घूमा जाता रहता है, उसी तरीके से ये घूमते हुए बनी रहती है। और जो मध्य का भाग होता है वह सैत्रिक तंतुओं से बना होता है। मध्य का भाग आपका सैत्रिक तंतुओं से मिलकर सैत्रिक तंतुओं से बनता है। तो हमारे जो राजधानी है, इनकी जो दीवार होती है वो 3 परतों से मिलकर बनी होती है। जो हमारी बाहरी परत होती है वो मोटी होती है तथा गोल गोल होती है, छल्ले नुमा होती है। जो बीच की परत होती है वो सैत्रिक तंतुओं से बनी होती है। और आपकी जो अंदरूनी परत होती है वो श्लेष्मी झिल्ली से बनी होती है, श्लेष्मी झिल्लियों से बनी होती है। ये छल्ले नुमा बनना या सैत्रिक तंतुओं से श्लेष्मी झिल्ली से बनने का अपना एक रीजन होता है। तो ये छल्ले नुमा हमारी जो भोजन नली की संरचना होती है वो इस तरीके से होती है, इसलिए होती है कि ये भोजन को जैसे जैसे उसमें प्रवेश करता है और भोजन उसी में गोल गोल घूमते हुए पिसते हुए कहाँ जाता है, आमाशय में, धीरे धीरे आमाशय में वो जाता है। अगर ये छल्ले नुमा रचना ना होती तो भोजन सीधे ग्रथनी से क्या होता, सीधे आके आपके भोजन नली से होते हुए आमाशय में जाके गिर जाता है, जिससे कि वो आपका जो है फिर पचता नहीं या पिसता नहीं। इस तरीके से छल्ले नुमे संरचना में आने से वो पिसता रहता है और धीरे धीरे जाता है। ये जो है जब इसको भोजन नहीं मिलता, जब हमारे भोजन नली में भोजन नहीं होता है, वो चिपकी सी रहती है, चिपक जाती है। लेकिन जैसे ही इसमें भोजन आता है या पेय पदार्थ कोई भी पदार्थ आता है तो ये फिर अपना स्थान ग्रहण कर लेती है, फूल सी जाती है। तो इस तरीके से इसमें ये बनी रहती है, इसकी संरचना होती है और इसमें एक तरल पदार्थ निकलता रहता है जो कि हमारे भोजन को पचाने में सहायक होता है। हमारे क्योंकि हमने आपको बताया कि जो भोजन नली होती है वो श्वास नली के पीछे से होते हुए आती है और श्वास नली से पीछे की ओर आती है, इसलिए जो हमने आपको बताया पहले 10वीं में कि श्वास नली के ऊपर से ये जो भोजन नली जब जाती है तो श्वास नली में एक ढक्कन लगा होता है। वो क्या होता है, वो अपने आप ही खुलता और बंद होता है। बंद कब होता है, जबकि हमारे भोजन नली में कोई पेय पदार्थ या कोई भोज्य पदार्थ जाता है, उसी समय ये बंद होता है। और इसके बंद होने में लगभग जो है 1/4 सेकंड से भी कम समय लगता है, जिससे कि आपको पता नहीं हो पाता है कि हमारी श्वास नली या श्वास जो है बंद हो गई, क्योंकि श्वास उस समय बंद हो जाता है। जब श्वास नली के ऊपर ये एपिग्लॉटिस या कंठक छल जिसको बोलते हैं, कंठक छल भी होता है, छिद्र होता है, श्वास नली का मुख होता है, इसी के ऊपर ही एपिग्लॉटिस ये ढक्कन पाया जाता है। एपिग्लॉटिस से ढक्कन पाया जाता है जो कि केवल उसी समय बंद होता है जब मुख में भोजन नली में आपके भोज्य पदार्थ या कोई पेय पदार्थ आता है, उस समय बंद होता है, उसके बाद तुरंत ये खुल जाता है। इतना कम समय लगता है कि आपको पता ही नहीं चल पाता है कि कब ये श्वास नली बंद हुई और कब खुल रही है। इसीलिए कभी कभी आपको तभी पता चलता है जब कभी कभी हम भोजन को बहुत जल्दी जल्दी में खाते हैं और या खाते समय हम श्वास ले लेते हैं, खींचते हैं, तो उसी समय भोजन के कण जब श्वास नली में जाता है तो आपको ठसका लगता है।
क्योंकि श्वास नली में श्वास के अलावा अर्थात गैस के अलावा कोई अन्य पदार्थ जाने की अनुमति नहीं होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि उसमें केवल श्वास श्वसन क्रिया ही होती है, जिससे कि कोई भी कण अगर उसमें जाता है तो अपने आप ही आपको ठसका लगता है, जिसके ठसके के साथ वो कण जो है वो बाहर निकल जाता है या विजातीय जो भी पदार्थ आते हैं उसमें वो निकल जाता है। तो इस तरीके से हमारे ये भोजन नलिका की संरचना भी इनके कार्य। अब इसके बाद जो भोजन आता है किसमें आता है? आमाशय में। इसके बाद जो भोजन आता है वो आपका आमाशय में आता है। आमाशय भोजन का पाचन आमाशय में कैसे होता है, किस प्रक्रिया से होता है, इसमें कौन से अम्ल निकलते हैं, कौन से रस निकलते हैं और कौन से एंजाइम होते हैं, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए